आज जो आप सुनेंगे शायद ही किसी न्यूज चैनल या इतिहास की किताब ने आपको इतनी गहराई से बताया हो। पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य जिसने दुनिया की सबसे लंबी लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार देखी, पूरे 34 साल। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों के होश उड़ा दिए। लाल रंग से रंगा बंगाल अचानक भगवा कैसे होने लगा? जो लोग कल तक कार्ल मार्क्स और लेनिन की कस्में खाते थे, वो अचानक जय श्री राम के नारे क्यों लगाने लगे? आपको लगता होगा कि ये सिर्फ ममता बनर्जी का जादू था या नरेंद्र मोदी की लहर, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। असली कहानी तो कुछ और ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें खून है, धोखा है और सत्ता के लिए एक ऐसी छटपटाहट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट तो अभी आने वाला है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2006, मेदिनीपुर जिले का एक छोटा सा गांव। मिलिए सुभाष दा से। सुभाष दा कोई बड़े राजनेता नहीं है, वो एक आम किसान है और कम्युनिस्ट पार्टी के एक वफादार कॉमरेड। उनके दिन की शुरुआत पार्टी ऑफिस में लाल झंडे को सलाम करने और चाय की दुकान पर इनकलाब जिंदाबाद की बहसों से होती थी। सुभाष दा को लगता था कि पार्टी ही उनका भगवान है। पार्टी ही तय करती थी कि गांव में किसे नौकरी मिलेगी, किसे सरकारी राशन मिलेगा और यहां तक कि गांव के झगड़ों का फैसला भी पुलिस नहीं, पार्टी ऑफिस में होता था। इसे बंगाल में पार्टी सोसाइटी कहा जाता था। लेकिन क्या सुभाष दा को पता था कि सिर्फ कुछ सालों में उनका अपना ही बेटा इसी लाल झंडे को उतारकर एक दूसरा झंडा थामने वाला है? समस्या तब शुरू हुई जब पशटी को लगा कि वो अजेय है। उन्हें लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आया साल 2006 से 2007, सिंगूर और नंदीग्राम। आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। उद्योग के नाम पर किसानों की जमीनें ली जाने लगी। जब सुभाष दा जैसे आम किसानों ने अपनी जमीन, अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए आवाज उठाई, तो जानते हैं क्या हुआ? उसी की अपनी सरकार ने, उसी की अपनी पार्टी ने उन पर गोलियां चलवा दी। नंदीग्राम में 14 लोग मारे गए। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप सुभाष दा की जगह होते, आपकी पुश्तैनी जमीन कोई ताकतवर नेता छीन रहा होता और पुलिस से लेकर अदालत तक सब उसी नेता की जेब में होते, तो आप क्या करते? क्या आप चुपचाप सह लेते या आप बगावत करते? सुभाष दा ने बगावत चुनी और उनके जैसे लाखों लोगों ने भी। वामपंथ का वो गुरूर जो 34 सालों में बना था, वो आम आदमी के गुस्से की आग में जलने लगा। नतीजा? मई 2011, लाल किला ढह गया। 34 साल का शासन मिट्टी में मिल गया। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सत्ता में आ गई। सबको लगा अब शांति होगी, अत्याचार खत्म होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? यहीं से कहानी में वो ट्विस्ट आता है जो आपको किसी ने नहीं बताया। सत्ता बदली, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। जो लोग कल तक लाल झंडा लेकर जबरदस्ती करते थे, उन्होंने रातों रात अपना चोला बदल लिया। कल के वामपंथी गुंडे आज टीएमसी के सिपाही बन गए। और जो वफादार वामपंथी थे, जो अपनी विचारधारा पर टिके रहे, उनके लिए शुरू हुआ खौफ का एक नया दौर। अब सुभाष दा के बेटे अयान की कहानी सुनिए। 2014 का समय था। अयान एक युवा है जो अपने पिता की तरह कम्युनिस्ट विचारधारा में यकीन रखता था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोकल गुंडों ने अयान को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा क्योंकि उसने टीएमसी के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था। अयान खून से लथपथ पुलिस स्टेशन गया। पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था। अयान भागा भागा पार्टी ऑफिस गया। उसे लगा उसके कॉमरेड उसे बचाएंगे, लेकिन वहां ताला लटका था। बड़े वामपंथी नेता कोलकाता भाग चुके थे या घरों में छुप गए थे। वामपंथी पार्टी का ढांचा पूरी तरह से चरमरा चुका था। अयान अकेला था, डरा हुआ, बेबस। और तभी उस गांव में एक नया ऑफिस खुला। बाहर एक नया झंडा लहरा रहा था, भगवा झंडा। ये आरएसएस और बीजेपी का ऑफिस था। जब अयान वहां गया तो उन्होंने उससे ये नहीं पूछा कि उसकी विचारधारा क्या है। उन्होंने सीधा कहा, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। और अगले ही दिन बीजेपी के कार्यकर्ता अयान के साथ खड़े हो गए। क्या आप समझ रहे हैं यहां क्या हुआ? अयान ने बीजेपी इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो अचानक से राइट विंग या हिंदुत्ववादी हो गया था। उसने बीजेपी इसलिए चुनी क्योंकि उसे जिंदा रहना था।
क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक गांव या एक अयान की कहानी है? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, आपका दिमाग हिल जाएगा। 2011 के विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों लेफ्ट फ्रंट का वोट शेयर लगभग 40% था और बीजेपी का सिर्फ 4%। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते एक चमत्कार हुआ। वामपंथ का वोट शेयर गिरकर सीधा 7% पर आ गया। तो वो 33% वोट कहां गायब हो गए? क्या वो हवा में उड़ गए? नहीं। उसी दौरान बीजेपी का वोट शेयर 4% से उछलकर सीधे 40% हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खामोश और सबसे शॉकिंग माइग्रेशन था। बंगाल के वामपंथी वोटर्स ने रातों रात अपना पाला बदल लिया था। बंगाल के गांव-गांव में एक नया नारा गूंजने लगा था, बामे वोट रामे। यानी जो वोट पहले लेफ्ट बाम का था, वो अब राम बीजेपी को जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि लेफ्ट के वोटर्स ने कांग्रेस को क्यों नहीं चुना? उन्होंने बीजेपी को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। जब आप पर कोई बहुत ताकतवर दुश्मन हमला कर रहा हो, तो आप किसी कमजोर आदमी के पीछे नहीं छुपते। आप उस बाहुबली को ढूंढते हैं जो आपके दुश्मन से भी ज्यादा ताकतवर हो। बंगाल में टीएमसी की ताकतवर मशीनरी, उनके आक्रामक रवैये और बाहुबल का सामना करने के लिए लेफ्ट के कैडर को एक ऐसे बाहुबली की तलाश थी जिसके पास केंद्र की सत्ता हो, जिसके पास सीआरपीएफ की ताकत हो और जिसके पास पैसा हो। बीजेपी वो बाहुबली थी। बीजेपी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने वामपंथी कैडर से कहा, हम जानते हैं तुम मार्क्स को मानते हो, हमें कोई एतराज नहीं। अभी हमारा आम दुश्मन एक है, हमारे साथ आओ। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। और क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का असली रणनीतिकार कौन था? ये कोई एक नेता नहीं था, बल्कि जमीन पर काम करने वाले वो हजारों अज्ञात स्वयंसेवक थे, जिन्होंने लेफ्ट के खाली हुए पार्टी ऑफिस के इकोसिस्टम को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ठीक वही पार्टी सोसाइटी बनानी शुरू कर दी जो कभी वामपंथियों की पहचान हुआ करती थी। अब जरा सोचिए, एक पार्टी जो मजदूरों, किसानों और धर्म अफीम है के नारे पर 34 साल तक राज करती रही, उसका पूरा का पूरा वोटर बेस एक ऐसी पार्टी में शिफ्ट हो गया जिसका मूल आधार ही धर्म और राष्ट्रवाद है। ये एक वैचारिक आत्महत्या, आइडियोलॉजिकल सुइसाइड थी, जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए की गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2021 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कीजिए। 2021 के चुनाव में जो हुआ वो वामपंथ के लिए आखिरी कील साबित हुआ। पूरे देश की नजरें बंगाल पर थीं। टीएमसी बनाम बीजेपी का महासंग्राम चल रहा था। हर न्यूज चैनल, हर अखबार सिर्फ इन्हीं दो पार्टियों की बात कर रहा था। लेफ्ट इस पूरी लड़ाई में कहीं था ही नहीं। और जब नतीजे आए तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी दलों को कितनी सीटें मिली? 10, 5, 1? नहीं, 0, 0। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल विधानसभा में एक भी वामपंथी विधायक नहीं पहुंचा। जिस पार्टी ने वहां 3 दशक तक एक छत्र राज किया, उसका वजूद ही मिट गया। सुभाष दा, जो कभी लाल झंडे के लिए अपनी जान देने को तैयार थे, उन्होंने 2021 में चुपचाप कमल का बटन दबा दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपनी विचारधारा क्यों छोड़ दी, तो उनका जवाब आपकी रूह कंपा देगा। उन्होंने कहा, विचारधारा से पेट नहीं भरता साहब, और ना ही विचारधारा गुंडों की लाठियों से बचाती है। जब घर जल रहा हो तो इंसान ये नहीं देखता कि आग बुझाने वाला पानी लेफ्ट से आ रहा है या राइट से। ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये सत्ता, डर और इंसानी फितरत की कहानी है। जब जमीन से जुड़ी राजनीति हवा हवाई होने लगती है, जब नेता अपने ही कार्यकर्ताओं के खून से आंखें मूंद लेते हैं, तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करता। बंगाल में वामपंथ की मौत कोई हत्या नहीं थी। यह एक ऐसी धीमी आत्महत्या थी जिसकी पटकथा खुद उन्होंने अपने अहंकार में लिखी थी। और इसी अहंकार के खंडहरों पर बीजेपी ने बंगाल में अपनी सबसे मजबूत नींव रखी। आज जब आप बंगाल के किसी गांव से गुजरते हैं तो आपको लाल रंग बहुत कम दिखाई देता है। अब वहां सिर्फ 2 रंग बचे हैं, और उन दोनों के बीच की जो खामोश लड़ाई है
वो आज भी हर रोज सुभाष दा और अयान जैसे लोगों की जिंदगी तय कर रही है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।